केआरटी न्यूज़ देख रहे देश और दुनिया के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रिपोर्टर जेश पंडित। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पंजाब के वाइस प्रधान श्री रोहित नेगी जी, जिनसे हम बात करके पंजाब में शिवसेना की ओर से आने वाले समय में क्या अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ की जा रही हैं और देश की और पंजाब की राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर हम उनसे विस्तृत बातचीत करेंगे। रोहित जी, आपका सबसे पहले केआरटी न्यूज़ में स्वागत है जी। केआरटी न्यूज़ देख रहे सभी चैनल के जितने भी इतने दर्शक हैं उन सभी को और मेरे देश भाई को जय श्री राम। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पंजाब के मौजूदा हालात हैं, आपकी पार्टी की गतिविधियां क्या चल रही हैं? देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, जो अभी हाल ही पिछले दिनों हमारी जो पंजाब प्रदेश की एक बैठक लुधियाना में हुई है जी, उसमें संकल्प लिया गया है कि आने वाले लोकसभा के चुनावों तक पंजाब के विभिन्न जिलों में जहां जहां हम कमजोर हैं वहां पर पार्टी की इकाइयां गठित की जाएंगी ताकि भविष्य में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पंजाब में लड़ सके। जी। रोहित जी, अगर मैं देश की राजनीति की बात करूं तो बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके तमाम नेतागण जो हैं, 2-3 बार लगातार उन्होंने मुंबई में जाकर मातोश्री में जो है उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की है। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए कि ये बार बार क्यों लीडर वहां जा रहे हैं? देखिए, जहां ताकत होती है वहां सब कुछ होता है जी। मैं अपने राजेश भाई को बताना चाहूंगा जी। कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, जिन्हें हम अपना देश का बब्बर शेर मानते हैं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, आपको मालूम होगा कि देश में जितने भी बड़े पद के लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल थे, चाहे कोई भी थे, वो मातोश्री में बाला साहब ठाकरे को घर मिलने के लिए जाया करते थे। ठीक उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए देश के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी उद्धव ठाकरे जी का मान सम्मान करते हुए उन्हीं पंचचित्रों पर चल रहे हैं और उनके पास जाने का जो उनका मकसद है कि देश में जो समान विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं सभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जबरदस्त टक्कर ले सके, इसलिए वो बार बार वहां पे जा रहे हैं। सर, अभी तो जो मीडिया में प्रकाशित हो रहा है, आप थोड़ा सा उससे हटकर आगे की बात हमें बता रहे हैं। मतलब जैसे बार बार जाने का और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो राज्यसभा में अगले दिनों में एक बिल आने वाला है, आपको पता ही है, तो उसके ऊपर समर्थन मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या आपने एक आज नई बात कर दी है? इस राजनीति को थोड़ा आगे आपने थोड़ा एक स्टेप आगे का आपने हमें बताया है। क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का देश की राजनीति में आपस में कोई नया गठबंधन बनने वाला है? क्या हम उम्मीद करें कि ये दोनों पार्टियां एक मंच पर नजर आएंगी? देखिए भाई साहब, ये जो गठबंधन की बात है ये तो राजनीति के भविष्य की गोद में क्या है जी, लेकिन मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूरे देश के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए, आज ही मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था कि वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ अकाली दल के साथ पंजाब में फिर से गठबंधन कर सकते हैं जी। तो राजनीति का मकसद है देश की सेवा करना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना का वैसे ही एक मकसद रहा है 80% समाज सेवा, 20% राजनीति, लेकिन अब पूरे देश के अंदर 20% राजनीति शिवसेना करने जा रही है, जिसका ये एक अनुमान हम लगा सकते हैं। लेकिन गठबंधन की जो बात है ये हमारा केंद्रीय नेता ही बता सकता है, इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ जी। पिछले दिनों में जो आपके पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद श्री संजय राउत जी, यहाँ तमाम और भी पार्टियों के नेतागण पर ईडी और
इनकम टैक्स विभाग की ओर से जो कार्रवाई हो रही है, सर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक हथियार है जी। सीबीआई और ईडी जी। ये छोटी पार्टियों को दबाकर उनको खत्म कर कर पूरे देश में राज करना चाहते हैं जी। हिंदुत्व का नारा देकर। क्या हम हिंदू नहीं है? जी। क्या हम हिंदू अपनी पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या हम देश विरोधी काम कर रहे हैं? कोई भी पार्टी हो वो देश हित के लिए काम करती है, लेकिन मैं अपने देश के हिंदुओं को सचेत करना चाहता हूं कि हिंदुत्व का नारा लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है। शेर कभी नहीं डरते, क्योंकि संजय राउत जी को ईडी डालना, बड़े बड़े नेताओं पर सीबीआई छापे मारना, ये उनको डराकर कमजोर करके अपने साथ में लाना चाहते हैं कि भविष्य में जब 2024 के लोकसभा के चुनाव आए, ये छोटे दल खुद पे खुद डर के हमारे पास आ जाए। लेकिन संजय राउत जी ने कहा था ऐसी 50 रेडें मेरे ऊपर पड़ जाएं, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। और पूरे अकेले संजय राउत नहीं, देश के तमाम जितने भी नेतागण हैं जिनके ऊपर इस तरह की झूठी कार्रवाई हो रही है, शिवसेना उन सभी के साथ है और आगे भी उनके साथ समर्थन करती रहेगी। सर मेरा अगला प्रश्न भी शिवसेना की राजनीति से जुड़ा हुआ है। मातोश्री से ही आशीर्वाद प्राप्त किया गया और आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एकनाथ शिंदे जी। जो ये पिछले दिनों में प्रकरण हुआ, शिवसेना के तमाम विधायक और मंत्रीगण एकदम बगावत करके जो है एक अलग दिशा में चले गए, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं अपनी जुबान से एकनाथ शिंदे का नाम लेना नहीं चाहता था जी, लेकिन मेरे भाई राजेश जी आप इंटरव्यू कर रहे हैं जी, आपकी बात को कहना भी मेरा एक काम बनता है। हाँ। कि एकनाथ शिंदे एक गद्दार आदमी है, ओके, जिसने बाला साहब ठाकरे की आत्मा के ऊपर खंजर घोंपा है जी। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि दो भाई एक दुकान करते थे, एक भाई दुकान पर बैठता था, खूब मेहनत करता था और एक भाई घर पर बैठता था। एक बार उन दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़े में जो घर भाई बैठता था दुकान उसके हिस्से में आ गई, लेकिन जितने भी ग्राहक थे वो जो दुकान पर बैठता था उसके साथ चले गए। और जिसने गद्दारी की भाई ने, जैसे एकनाथ शिंदे जो घर बैठा था, उसके साथ केवल और केवल 32 एमएलए हैं जी, केवल और केवल 32 एमएलए हैं। जनता उनके पास नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता मातोश्री के साथ है, जनता उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है, जनता आदित्य ठाकरे के पास है। अभी हाल में वहां पे जो समितियों के चुनाव हुए हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे सभी समितियां जीती है जी। भारतीय जनता पार्टी को इतना डर सता रहा है कि मुंबई कॉर्पोरेशन जो 30 साल से वहां पर शिवसेना का जो झंडा गाड़ा हुआ है, वो इतना घबराए हुए हैं कि वहां पर चुनाव नहीं करा रहे म्युनिसिपल कमेटी के। इसलिए एकनाथ शिंदे का जो विकल्प वो शिवसेना ही है और बहुत जल्द एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक और जहां सांसद गए हैं सभी अंदर से रुष्ट हैं। रोज हम पेपर देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, कभी 12 एमएलए कहते हैं कि हमने वापस जाना है। भारतीय जनता पार्टी से वो संतुष्ट नहीं है और मेरा ये मानना है अंदर ही अंदर से एकनाथ शिंदे भी रुष्ट है जी। अब केंद्र की राजनीति से मैं थोड़ा पंजाब की राजनीति पर बात करना चाहूँगा। जैसे पिछले दिनों में लगातार आम आदमी पार्टी और शिवसेना दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है और उससे क्लियर संकेत मिल रहा है कि लोकसभा के जो चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं वहाँ गठबंधन होने के काफ़ी ज़्यादा आसार बने हुए हैं। तो इस स्थिति में पंजाब में आपकी क्या पोजीशन रहेगी? क्या ये जो गठबंधन होगा ये केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित होगा या पंजाब में या पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे मतलब देशव्यापी ये गठबंधन होगा? इसके बारे में और खासतौर पर पंजाब की स्थिति के बारे में जो है आप थोड़ा क्लियर कीजिए। भाई राजेश जी, मेरा ये मानना है कि वैसे तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व में नहीं हूँ जी, पंजाब की कार्यकारिणी में मैं हूँ,
पंजाब में प्रवक्ता भी हूँ, पंजाब का वाइस प्रधान भी हूँ। और पंजाब की जब भी बैठक होती है, हमारे आदरणीय जोगरा शर्मा जी जो हमें बताते हैं, क्योंकि वो अक्सर मुंबई जाया करते हैं। अब उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो एक नई नीति तैयार की है, अब जो गठबंधन होगा महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होगा, अब देश की राजनीति होगी, अब पूरे देश में जाया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जब पिछले दिनों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो उस वक्त संजय राउत जी भी हमारे देश में, पूरे देश में निकले हुए थे। वो पठानकोट में, जम्मू में, हिमाचल में बैठकों का दौर लगातार जारी करके गए हैं। रही बात गठबंधन की, पंजाब में ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इस बार 2024 में मुंबई शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे का गठबंधन जिस पार्टी से होगा, वो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में माना जाएगा। सर, क्या अगले दिनों में आपकी भी जैसे केंद्रीय नेतृत्व तो आपस में मिल रहा है, तो क्या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो आपका पंजाब का यूनिट है, ये भी क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से कोई मुलाकात करने जा रहा है? कोई इस तरह की बातचीत हुई है जी? मेरे भाई रजेश जी, आपको सब मालूम है, क्योंकि आप एक अच्छे पत्रकार हो। मैं आपका KRT चैनल देखता हूँ, काफी अच्छे इंटरव्यू करते हैं आप। आपको पता होगा कि आज से कोई 10 दिन पहले हमने एक कॉल दी थी 5 तारीख के बारे में, भगवंत सिंह मान जी के बारे में कोई कॉल दी थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवंत मान बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पार्टियां आपस में भिड़ती हैं, लड़ती हैं, एक दूसरे पर कीचड़ डालती हैं, रोप डालती हैं, लेकिन भगवंत सिंह मान के 2 MLA लुधियाना में, बग्गा जी और प्राशर जी, वो खुद चल के हमारी पंजाब कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही थी उसमें आए। उन्होंने आकर हमें हमारी समस्या के बारे में पूछा। सर, आपकी बात मैं बीच में रोक रहा हूँ। यही जो आपने 2 आम आदमी पार्टी के MLA के नाम लिए हैं, लुधियाना में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो मीडिया सोर्स ये भी बता रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पंजाब की ओर से ही भेजा गया था आपके साथ बात करने के लिए। मैं आपको कह तो रहा हूँ कि जो हमारे सरदार भगवंत सिंह मान जी हैं, ऑपोजिशन चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो पंजाब हित के लिए काम कर रहे हैं, और पंजाब हित को आगे देखते के हुए उन्होंने 5 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम था उसको स्थगित करवाने के लिए, स्थगित मीन की उन्होंने ये नहीं बोला कि आप उस प्रोग्राम को खत्म कर दो। उन्होंने बोला कि आपकी जो मांगे हैं, 11 मेंबरी एक टीम, आप हमारे ऑफिस में आओ। और उस वक्त बग्गा जी ने और प्राशर जी ने अपनी जो हमारी जो बात थी वो अपने माध्यम के राही भगवंत सिंह मान जी को भेज दी है, और बहुत ही जल्द हमें तारीख मिलने वाली है। उस तारीख में हम पंजाब की चिंता को लेकर सरदार भगवंत सिंह मान जी से बातचीत करेंगे। जी। सो CM साहब के साथ मुलाकात का भी जिक्र हो गया है, तो पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं, अब तक जो काम किए गए हैं, उसके बारे में आपका क्या नजरिया है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ लोग मेरी जो इंटरव्यू देखे ये बोलेंगे कि मैं आम आदमी पार्टी की फेवर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें फेवर की कोई बात नहीं है। नया व्यक्ति, कोई नई बहू भी घर आ जाती है तो उसको नहीं पता कि नमक कहाँ पड़ा है, मिर्ची कहाँ पड़ी है, आटा कहाँ पड़ा है। जब वो पुरानी होती जाती है तो उसको आंखें बंद करके वो रसोई में से अपना सामान निकाल लेती है। ठीक उसी तरह हम मानते हैं कि पंजाब में कुछ खून खराबा हुआ इस सरकार में, जैसे गैंगस्टर बड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन दूसरी अगर देखा जाए तो पंजाब की जनता सुखी भी है। जिसका आप ताजा उदाहरण जलंधर सीट देखो। जलंधर सीट में कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अकाली दल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। एक तरफ वो लोग थे जो अक्सर मैच जीता करते थे, और एक तरफ वो लोग थे जो अभी रणभूमि में आए हैं मैच देखने के लिए, एक तरफ वो लोग थे। लेकिन मेरा मानना है सरदार भगवंत सिंह सरकार की जो सरकार चल रही है पंजाब में, वो काफी अच्छी रहेगी। अभी 1 साल हुआ है, और मैं आपको बताऊं, मैं जिस घर में बैठा हूँ, मैं स्वर्ण जाति का आदमी हूँ, मैं स्वर्ण जाति से हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे दादाजी नहीं है, वो आज तक हमारे घरों में स्वर्ण जाति को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन इस सरकार में उन्होंने नहीं देखा जो स्वर्ण जाति है, जो SC है या BC है, उन्होंने एक तकड़ी में देखा सभी को, एक तकड़ी में देखते हुए कि पंजाब की जनता को
300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। और जबकि सरकार बनी है, मुझे भी बिजली फ्री मिल रही है, तो मैं फिर क्यों बोलूं कि सरकार बुरी है? ठीक है, मैं फिर क्यों बोलूं सरकार बुरी है? सर हाँ, मेरी एक मान सरकार से प्रार्थना है कि ये जो गैंगस्टर वार है, ये तो गैंगस्टर जो आगे काफी बढ़ रहे हैं, इनको थोड़ी नकेल डाली जाए। और अगर इसमें सभी पार्टियां एक जगह पर मिलकर बैठकर पंजाब हित की बात करें, या सरदार भगवंत मान जी का साथ दें, तो मुझे पता है कि पंजाब सोने की चिड़िया दोबारा बन के उभरेगी। जी सर, मेरा अगला सवाल है, नशे का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है और जैसे देखने में आ रहा है कि पंजाब में अभी तक इस पर तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है वो रोक नहीं लग पाई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अजय जी, नशा जो है जी, मैं ये मानता हूँ कि नशा पंजाब में खत्म नहीं हो सकता जी। अकेली पुलिस क्या करेगी? अकेली पुलिस क्या करेगी? अकेली सरकार क्या करेगी? जब तक हम लोग जागृत नहीं होते हैं, जब तक हम लोग जागृत नहीं होते, आज रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सभी भागे चले जाते हैं। ठीक है, हमारा फर्ज है उनको खड़ा करना जी। लेकिन अगर हमारे बगल में इर्द गिर्द कोई नशा बेच रहा है तो हम उसकी शिकायत नहीं करते जी। मेरा मानना है कि जिस दिन पड़ोसी इर्द गिर्द वाला, लेफ्ट दाएं बाएं वाला जाग जाए, उस दिन पंजाब से नशा खत्म हो जाएगा। सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, सरकार जितना भी जोर लगा ले, मान लो हम दारीवाल शहर में रह रहे हैं, एक पुलिस स्टेशन के अंदर 50 लोग होंगे पुलिस के, कितना बड़ा दारीवाल है जी जी। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि नशा तब बंद होगा जब लोग जागृत होंगे जी। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों में उड़ीसा के बालासोर में एक बहुत ही भीषण रेल हादसा हुआ, काफ़ी लोग उसमें अपनी जानें भी गंवा चुके हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बालासोर जो उड़ीसा में जो हादसा हुआ जी, उसमें केवल मैं नहीं जी, पंजाब वासी नहीं, पूरा देश जी, जहां भी हमारे हिंदुस्तानी रह रहे हैं विदेशों में, सब में है जी, बिल्कुल। लेकिन सरकार के कानों पे बिल्कुल भी जूं नहीं सेकी जी। मैं देख रहा था अखबार में, टीवी में, कि डेड बॉडी को पैक करके उनकी फोटो लगा दी गई है कि पहचानो ले जाओ जी। सरकार का क्या फर्ज है जी। और मुझे आज भी याद है 25 नवंबर 1956 में जी, 25 नवंबर 1956 में एक रेल हादसा हुआ था जी, बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था जी, जो हमारे तब उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कभी देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उस वक्त वो रेल मंत्रालय में रेल मंत्री थे जी, जी। नैतिकता के आधार पर जी, उस वक्त 112 115 जाने गई थी जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जी। लेकिन आज के जो रेल मंत्री हैं बिल्कुल भी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो रेल मंत्रालय खुद मानता है, टीवी में वो बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारियों की गलती थी। अगर अधिकारियों की गलती है तो उसमें रेल मंत्रालय की गलती है। तो मेरा मानना है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो रेल मंत्री है वो इस्तीफा नहीं दे रहा, तो वे बड़ी बेशर्मी की बात है। इससे हमारे हिंदुस्तान की नाक जमीन में गड़ी जी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। ये थे शिवसेना के पंजाब के प्रवक्ता और उप प्रधान शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के श्री रोहित महंगी जी, जिनके साथ हमने देश और पंजाब की राजनीति पर विस्तृत बातचीत की। और उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और आम आदमी पार्टी के गठबंधन होने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। नशे के गंभीर मुद्दे पर बातचीत करते हुए रोहित जी ने ये कहा है, बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि जब पड़ोसी जाग जाएगा तब पंजाब से नशा जो है वो खत्म होगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए KRT न्यूज़। धन्यवाद। A1 हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर। ऑफिस, होटल, रिजॉर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वे वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से,
हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। द मेटल डेकोर वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑफ मेटल डेकोर इन द रीजन। A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, वासेस एंड प्लांटर्स, मिरर एंड क्लॉक्स, floor and table lamp, consoles and nesting tables, figurines and statue and much more. A1 Handicrafts, we undertake interior metal decor projects. ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। A1 हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट एडजॉइनिंग A1 केक्स एंड बेक्स, नजदीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 97805464